नमस्कार, साथ की बड़ी बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भारत और तालिबान के बीच दोहा में पहली बैठक हुई। इस बैठक में अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को लेकर बातचीत हुई। अफगानिस्तान में अभी भी कई भारतीय फंसे हुए हैं। कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने दोहा में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास इस्टेनकज़ई से मुलाकात की। यह बैठक तालिबान पक्ष के अनुरोध पर भारतीय दूतावास दोहा में हुई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और शीघ्र वापसी के साथ साथ भारत आने के इच्छुक अफगान नागरिकों की यात्रा पर भी चर्चा की गई है। तो भारत तालिबान के बीच ये पहली बैठक जिसमें अफगान में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने पर चर्चा हुई। भारत आने वाले अल्पसंख्यकों को लेकर भी इसमें चर्चा हुई। भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर चिंता जाहिर की गई। आतंकवाद की रोकथाम को लेकर बात हुई। चलो, अफगानिस्तान से सैन्य वापसी के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का देश को उन्होंने संबोधित किया। बाइडेन ने अपने संबोधन में अफगानिस्तान में अमेरिकी मिशन को कामयाब बताया। साथ ही कहा कि अमेरिका के पास काबुल छोड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। वहां लाखों करोड़ डॉलर खर्च किए गए और ये अभियान बेहद महंगा साबित हो रहा था। 20 साल की हमारी लड़ाई बहुत मुश्किल थी, लेकिन हमने जो अफगानिस्तान में किया वो गर्व की बात है। हमारी मौजूदगी में अफगानिस्तान में शांति रही। अफगानिस्तान में हमारा मिशन कामयाब रहा। काबुल से 1,25,000 से अधिक लोग निकाले गए। अमेरिकी हितों के लिए काबुल छोड़ा गया है। आगे उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि हमारा फैसला सही है और सबसे बेहतर है। अफगानिस्तान में अब युद्ध खत्म हो गया। सेना वापसी के अभियान की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। चलिए बढ़ते आगे। भारत में मंगलवार को एक बार फिर कोरोना वैक्सीनेशन के 1 करोड़ से ज्यादा डोज लगे और इसी के साथ सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड भी बन गया। कोविन पोर्टल के मुताबिक मंगलवार को करीब 1,25,00,000 लोगों को कोरोना का टीका लगा है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि देश ने एक और मुकाम हासिल किया है। पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए देश में वैक्सीन के 1 करोड़ से ज्यादा डोज लगाए गए। यह संख्या लगातार बढ़ रही। इससे पहले 27 अगस्त को 1,08,00,000 करोड़ डोज लगाए गए थे। अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 65.26 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इसमें 50.31 करोड़ लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 14.94 करोड़ लोग दोनों डोज लगवा चुके हैं। इधर इंदौर शहर कोविड वैक्सीनेशन के पहले डोज में 100% टीकाकरण करने वाला देश में पहला शहर बन गया है। आज शाम तक 28,08,212 लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लगाकर इतिहास रचा गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा था, जिसे लेकर शहर ने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। इस मौके पर कलेक्टर ने सभी कर्मचारियों को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। वहीं सीएम शिवराज ने ट्वीट कर इंदौर वासियों को बधाई दी। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में मन की बात में इंदौर शहर का जिक्र किया था। ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा चैलेंज जरूर था। वहाँ जितने बच्चे थे इन लोगों ने सबको मोटिवेट करके घर से बाहर निकाल करके लेके आए, केंद्रों पर टीकाकरण कराया। ये सब संयुक्त मेहनत के कारण ही ये संभव हो पाया है, क्योंकि स्वच्छता में इस शहर की जागरूकता एक अलग स्तर पर चल रही है। तो कहीं न कहीं शहर के नागरिक अपनी क्या उनके लिए हितकारी है, इसलिए न केवल वो खुद कन्विंस होते हैं बल्कि वो अन्य लोगों को भी कन्विंस करते हैं। कोरोना के कहर के बाद वाले वित्त वर्ष यानी 2021-22 की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ जबरदस्त रही। जून तिमाही में देश की आर्थिक दर तेज उछाल के साथ 20.1% पर पहुंच गए। ये किसी भी तिमाही में अब तक के रिकॉर्ड हाई ग्रोथ है। मार्च तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 1.6% रही थी। पिछले साल जून में ग्रोथ रेट नेगेटिव में 24.4% रहा था। भारतीय रिजर्व बैंक ने जून तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 21.4% रहने का अनुमान दिया था और इसके साथ ही राइटर्स के सर्वे में शामिल 41 अर्थशास्त्रियों ने ग्रोथ का जो अनुमान दिया था उसका औसत 20% था। असल में जीडीपी ग्रोथ इसके एकदम करीब रहा है। ग्रोथ रेट में तेज उछाल की वजह साफ तौर पर बेस इफेक्ट रही। ऐसे में जानकारों को कहना है कि बेहतर तस्वीर के लिए हमें जीडीपी को तिमाही आधार पर देखना होगा। यह अच्छी बात है कि इसमें तिमाही आधार पर लगातार
सुधार आ रहा है। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में आज से शिक्षा विभाग ने 6वीं से 8वीं तक की स्कूलों को खोलने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन स्कूल पालक संघ के साथ ही कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। कांग्रेस के नेताओं ने जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन देकर 1 तारीख से खोले जा रहे स्कूलों के निर्णय को गलत बताया। कांग्रेस के प्रदेश सचिव विवेक खंडेलवाल का कहना है कि इंदौर में मुख्यमंत्री ने खुद घोषणा की थी कि आने वाले 2 महीने हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजनों की अनुमति नहीं दी जा रही। लेकिन ऐसे में स्कूल खोले जाने की अनुमति देना गलत है। जिले में कुल 1,48,364 छात्र प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हालांकि बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक निर्णय लिया गया है कि 6ठी के स्कूल सितंबर माह से चालू कर दिए जाएंगे। अब स्कूल चालू करने का विषय जहाँ तक है कि बच्चों के भविष्य के साथ में जिस तरह का तुगलकी आदेश दिया गया है, तो आज हम यह ज्ञापन देने आए थे। हमने मांग करी है कि कोरोना की तीसरी लहर समाप्त होने तक स्कूल चालू नहीं किया जाए, ऑनलाइन पढ़ाई ही जारी रखी जाए। राज्य शासन के आदेश के अनुसार ही 1 सितंबर से कक्षा 6, 7, 8 प्रारंभ की जा रही हैं और जो शासन ने इस संबंध में आदेश प्रसारित किए हैं उसी के अनुक्रम में हम पूर्ण तैयारी के साथ विद्यालय प्रारंभ करने जा रहे हैं। उन्होंने जो मांग की गई है वो शासन से संबंधित है, इसलिए हम उनके ज्ञापन को मूलतः शासन की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं। बढ़ते आगे, रायपुर से खबर, जब बस्तर में भाजपा के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष आज आएंगे। कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने सभा का आयोजन किया जाएगा। भाजपा का फोकस आदिवासी के 29 सीटों पर है। चलिए, तो बीजेपी के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है, क्या कुछ खास होगा, सीधा रुख करेंगे जगदलपुर का। नरेश मिश्रा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। नरेश, आज भाजपा के चिंतन शिविर का दूसरा दिन है, आज क्या कुछ खास होगा इस शिविर में? देखिए, बिल्कुल आज महत्वपूर्ण दिन है इस चिंतन शिविर का, और जो राष्ट्रीय महासचिव संगठन हैं बीएल संतोष, वो पहुंचेंगे यहाँ पर और आज उनका उद्बोधन भी होगा इस चिंतन शिविर में। राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी किस तरह से प्रदेश में काम करना चाहती है, किस तरह से कार्यकर्ताओं को दिशा देना है, उसका फैसला एक तरह से आज होगा। तो इस चिंतन शिविर में तमाम बड़े नेता पहुँच चुके हैं, प्रदेश स्तर के नेता पहुँच चुके हैं, प्रदेश की प्रभारी पहुँच चुकी हैं बीएल पुरंदेश्वरी, और अब जो है इसके बाद आज का सत्र महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद 2000 कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, हर ब्लॉक से करीब 20 कार्यकर्ता हैं, तो कार्यकर्ताओं का भी सम्मेलन होगा। तो चिंतन शिविर से सारे नेताओं ने ये स्पष्ट किया है कि मिशन 2023 की रणनीति छत्तीसगढ़ को लेकर के भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। और इसके साथ साथ इस काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी है, इसलिए भी है क्योंकि बस्तर में ये शिविर रखा गया है। इसका आशय साफ है कि जो जनजातीय वोट बैंक है, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी को कोई पुख्ता एक तंत्र नहीं मिल रहा है, पुख्ता पकड़ जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल रही है, तो वो ये कोशिश होगी कि ये संगठनात्मक तौर पर यहाँ पर एक ढांचा तैयार किया जाए, उन मुद्दों को महत्व दिया जाए जिससे कि चुनाव में पार्टी को यहाँ पर पैर जमाने का मौका मिल सके। यही वजह है कि राहुल गांधी का भी दौरा जल्द तय किया गया है और इसी दौरान राहुल गांधी भी बस्तर प्रवास पर आ रहे हैं। चले नरेश, आप नजर बना के रखें, लगातार इस शिविर से जुड़ी हर एक अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो बस्तर में बीजेपी की 3 दिनों के चिंतन शिविर की शुरुआत हो चुकी है, आज दूसरा दिन है। शिविर में मिशन 2023 के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। कल पहले दिन क्या कुछ हुआ, आइए आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ में सत्ता की चाबी बस्तर संभाग को माना जाता है। बीजेपी ने भी बस्तर में चिंतन शिविर का आयोजन कर मिशन 2023 की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव के जीत की रणनीति तैयार कर रही है। भाजपा प्रदेश की स्थिति को देखते हुए कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ चर्चा भी गोपनीय रखी गई है। बंद कमरे में पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय नेता चुनावी रणनीति बना रहे हैं। हालांकि शिविर के अंतिम दिन पूरे संभाग के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी। भारतीय जनता पार्टी का चिंतन शिविर शुरू हो रहा है, ये 3 दिनों तक चलेगा। परसों दोपहर को इसका समापन होगा। हम लोग के पास मिशन 2023 है और इस चिंतन शिविर में कैसे हम लोग 2023 का विधानसभा चुनाव में विजयश्री हासिल करेंगे, इस पर चिंतन होगा। आने वाले 3 महीने और 6 महीने के लिए कार्य योजना और 2.5 साल की कार्य योजना, और ये मुख्य बिंदु यही रहेंगे कि 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफलता कैसे मिलेगी और इस सरकार के 2.5 साल की असफलता को जनता के बीच उनके जन घोषणा पत्र को लेकर हम कैसे जाएंगे।
वहीं बस्तर की 12 सीटों के साथ सत्ता में एंट्री करने वाली कांग्रेस भी बस्तर को अनदेखा नहीं करना चाहती। हाल ही में कांग्रेस के कई मंत्री और विधायक राज्य के परफॉर्मेंस को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिलने पहुंचे, लेकिन राहुल ने उन्हें छत्तीसगढ़ में ही मिलने की बात कही और इसलिए राहुल गांधी को भी बस्तर में ही बुलाने की तैयारी है। बस्तर वो क्षेत्र है जहां 4000 से भी ज़्यादा लोगों की ज़मीन वापसी करने का काम राहुल गांधी जी ने आदेश दिया था और प्रदेश की भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार ने वो पट्टा वापस देने का काम किया। कितना भी शिविर लगाए, कितना भी मंथन करे, वो बस्तर के जनता बहुत आगे जा चुके हैं, पढ़े लिखे हो चुके हैं। भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री बनने के बाद लोंडीगुड़ा का ज़मीन बेच चुके थे। लोंडीगुड़ा का ज़मीन को आपस करने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है भूपेश बघेल का सरकार। शिविर होना चाहिए, चिंतन शिविर होना चाहिए, मंथन शिविर होना चाहिए, जितने प्रकार का शिविर होना चाहिए, लेकिन आपका उद्देश्य जन सेवा के लिए होना चाहिए, विकास के लिए होना चाहिए। आपका एजेंडा में राष्ट्रीय विकास का एजेंडा क्या होगा वो होना चाहिए। वहीं कांग्रेस का ये भी कहना है कि भाजपा को बस्तर की चिंता के बजाय खुद की चिंता करनी चाहिए। दोनों पार्टी ने मिशन 2023 की तैयारी शुरू कर दी है। अब दिलचस्पी इस बात को लेकर बढ़ गई है कि आखिर बीजेपी इस चिंतन शिविर के जरिए जीत का कौन सा फॉर्मूला लेकर आती है। स्टार जैन, IBC 24, रायपुर। चलिए बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गौरेला, पेंड्रा, मरवाई जिले के दौरे पर रहेंगे। वो राजमेरगढ़ और अमरकंटक भी जाएंगे। हेलीकॉप्टर से दोपहर करीब 12 बजे अनूपपुर के राजेंद्र ग्राम स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। राजमेरगढ़ से दोपहर 1 बजे कार से रवाना होकर करीब 1:30 बजे अमरकंटक पहुंचेंगे। अमरकंटक में दर्शन और पूजा के बाद रात्रि विश्राम अमरकंटक में ही करेंगे। इससे पहले आज सुबह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का मोबाइल ऐप और सर्वे कार्य का शुभारंभ भी करेंगे। सीएम हाउस से वे राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना हेतु छत्तीसगढ़ क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का मोबाइल ऐप और पोर्टल www.cgqbc.in लॉन्च करेंगे और इस ऐप के माध्यम से गणना हेतु सर्वे का शुभारंभ करेंगे। चलिए बढ़ते आगे। और आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में खबरों में क्या कुछ खास रहेगा, सीधा रुख करेंगे रायपुर का, जहां से हमारे संवाददाता स्टार जैन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी नीलम हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। सबसे पहले रायपुर का रुख करते हैं, स्टार के पास चलते हैं। स्टार, आज दिन भर की हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो खबरों में क्या कुछ खास आज रहने वाला है? देखिए, छत्तीसगढ़ के लिहाज से बात करें तो सबसे बड़ी खबर रहेगी कि अन्य पिछड़ा वर्ग और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए गणना का काम, उनके डाटा का काम आज से शुरू होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की ओर से जो मोबाइल ऐप डेवलप किया गया है, साथ ही जो सर्वे कार्य है उसकी शुरुआत आज होगी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों ये शुरुआत होने जा रही है। अपने आप में ये बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ का ज्यादातर जनता जो है पिछड़ी हुई जाति से मानी जाती है और उस हिसाब से कई हिस्से जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग भी यहाँ पर काफी संख्या में है। तो इस हिसाब से उनका डाटा जब इकट्ठा हो जाएगा तो उससे योजनाओं बनाने में सरकार को आसानी मिलेगी। उस लिहाज से ये कार्यक्रम जो आज क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की तरफ से जो मोबाइल ऐप डेवलप किया गया और सर्वे कार्य है, इसका शुभारंभ आज किया जाएगा मुख्यमंत्री के हाथ। तो ये बहुत अपने आप में एक बड़ी खबर रहेगी। साथ ही आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के राजमेरगढ़ भी जाएंगे, वहां स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद वहां से सीधा वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक चले जाएंगे और वहां पर भी स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे और रात्रि विश्राम वहीं करेंगे। तो दिन भर की यही जो प्रमुख खबरें हैं जिस पर लगातार अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए स्टार, इन खबरों से जुड़े हर एक अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। भोपाल का रुख करते हैं नीलम, आज दिन भर की हम बात करें मध्य प्रदेश में, तो खबरों में यहाँ क्या कुछ खास रहेगा? जी श्रवण, मध्य प्रदेश की अगर हम बड़ी खबरों पर नजर डालें तो आज मध्य प्रदेश को 2 नई फ्लाइट्स की सौगात मिलने जा रही है। नई दिल्ली, ग्वालियर, इंदौर की इंडिगो फ्लाइट की शुरुआत आज होने वाली है। इसके साथ ही साथ इंदौर दुबई की इंटरनेशनल फ्लाइट जो कि एयर इंडिया की है उसकी शुरुआत भी होने जा रही है। ये कार्यक्रम अभी सुबह 7:30 बजे वर्चुअली तौर पर किया जाएगा, जिसमें नागरिक एवं उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ ग्वालियर और इंदौर शहर के जो जनप्रतिनिधि
प्रतिनिधि है वो भी वर्चुअली तौर पर इसमें शामिल होंगे। तो एक बहुत अच्छी सौगात मध्य प्रदेश को मिली है नई फ्लाइट्स की। इसके अलावा आज मध्य प्रदेश में जो है कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक की क्लासेस शुरू होने जा रही है। अभी तक केवल कक्षा 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस शुरू हुई थी, जिन्हें सप्ताह में 2-2 दिन के हिसाब से रखा गया था। पर अब राज्य शिक्षा विभाग ने ये आदेश जारी किया है कि अब से जो है 6वीं से लेकर 12वीं तक की क्लासेस सप्ताह के 6 दिन लगेगी। हालांकि जो कोरोना गाइडलाइन के निर्देश पहले जारी किए गए थे उसी के मुताबिक ही जो है क्लासेस लगाई जाएंगी। केवल स्टूडेंट्स की 50% उपस्थिति रहेंगी और साथ ही साथ ऑनलाइन क्लासों का भी संचालन होगा। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पालक रहेंगे वो उनकी सहमति पत्र जो है बेहद ज़रूरी होगा। स्टूडेंट को अपने साथ पालक का सहमति पत्र लेकर आना होगा, जिसमें ये लिखा होगा कि पालक को कोई इसमें दिक्कत नहीं है कि उनका जो बेटा या बेटी स्टूडेंट है वो स्कूल आ रहा है। और इसके साथ ही साथ पूरे जो स्कूल स्टाफ है जो कि वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल है, उनका वैक्सीनेशन कम से कम 1 डोज लगना ज़रूरी होगा। इसके निर्देश स्कूल प्रशासन को पहले ही दिए जा चुके हैं। श्रवण, चलिए, तो इन खबरों से जुड़े अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे और ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां एयर इंडिया की विमान सेवा का उद्घाटन आज होगा सुबह 7:30 बजे। अब से कुछ देर बाद हरी झंडी दिखाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीएम शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर वर्चुअली जुड़ेंगे। इंदौर से दुबई के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट की शुरुआत एक बड़ी सौगात। सुबह 7:30 बजे। अब से कुछ देर बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एट्रोसिटी एक्ट को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि ST/SC अत्याचार निवारण अधिनियम का मामला सिर्फ इस आधार पर दर्ज नहीं किया जा सकता कि पीड़ित पक्ष उस जाति से है। जब तक उस विवाद के दौरान जाति सूचक गाली और अपमानित करने की पुष्टि न हो, तब तक एट्रोसिटी एक्ट के धाराएं जोड़कर प्रकरण दर्ज नहीं किया जा सकता। इस फैसले को अप्रूवल फॉर ऑर्डर माना गया। हाईकोर्ट का यह अहम फैसला एट्रोसिटी एक्ट के प्रकरणों में नजीर के रूप में काम आएगा। दरअसल राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ इलाके के रुद्रगांव में मालिक राम गोंड का गौतरबाई गोंड से विवाद हुआ था, जिस पर गौतरबाई गोंड ने हुकुमचंद सहित 7 अन्य के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी। एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। राजनांदगांव के विशेष कोर्ट ने एट्रोसिटी सहित बलवा और मारपीट के मामले में आरोप तय कर दिया, जिसके बाद हुकुमचंद और अन्य ने हाई कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर कर दी। इसमें आपराधिक प्रकरण के साथ एट्रोसिटी एक्ट के तहत दर्ज मामले को भी चुनौती दी गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने यह अहम फैसला दिया है। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में 30 अगस्त को बारिश के चलते गिरे 3 मंजिला मकान में दबकर हुई 2 लोगों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर गहरा दुख जताया। वहीं पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने पूरी घटना पर कहा कि इस संबंध में हम नगरीय प्रशासन से बात करेंगे कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। संकट के क्षणों में हम सभी उनके साथ में हैं। जो घटना घटित हो गई वो वापस नहीं हो सकती। जो परिजन उनके सदस्य चले गए वो वापस आने वाले नहीं हैं। लेकिन जो परिवार बचा है वो परिवार संकट के क्षणों में उनका मनोबल बढ़ाना, उनको शासन की जो भी व्यवस्थाएं उन व्यवस्थाओं से उनको मदद दिलाना, इसमें हम सब लोग पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं। देखिए, हर व्यवस्था के एक नियम होते हैं। RBC के तहत जो मृत व्यक्ति है 4-4 लाख रुपए हम उनको देने का काम करेंगे। घर की जो स्थिति हुई, घर जो डैमेज हुआ करीब 1,09,000 के आसपास हम उसको देने का काम करेंगे। घायल जो है उनको इलाज के लिए भी पैसे देने की हम लोग व्यवस्था करने जा रहे हैं। ऐसी जो व्यवस्था है कि करीब उस परिवार को 9 लाख रुपए की व्यवस्था हम लोग तत्काल करने जा रहे हैं कि जो उस परिवार को खड़ा करने की। चलिए बढ़ते आगे। उत्तरी अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन नाचा को अमेरिका में 10वें वार्षिक ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड समारोह से में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर मिला है। ये कार्यक्रम शिकागो में कई वैश्विक समुदाय के नेताओं और यूएसए नेताओं की उपस्थिति में हुआ। मुख्यमंत्री ने ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किए जाने पर नाचा के सभी सदस्यों को बधाई दी।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ समृद्ध संस्कृति और लोक परंपराओं में रचा और बसा प्रदेश है, जिसकी खूबियों को देश दुनिया तक पहुंचाना हर छत्तीसगढ़िया का गौरव है। छत्तीसगढ़ी एनआरआई एसोसिएशन ऑफ द ईयर के तेज विकास को देखते हुए इसका चयन किया गया है। भारत के बाहर छत्तीसगढ़ विरासत और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नाचा की शुरुआत 2017 में शिकागो में हुई थी। अब ये एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड है और राज्य को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर छत्तीसगढ़ समुदाय का समर्थन करने के लिए कई कार्यक्रमों की मेजबानी करता है। चलिए बढ़ते आगे और अब आपके मतलब की खबर आपको बताते हैं। दरअसल 1 सितंबर 2021 यानी आज से भारत में रुपए पैसे से जुड़े 7 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। इन नियमों में बदलाव से आपकी जेब प्रभावित होगी और इसका प्रभाव आपके घर के बजट पर भी पड़ेगा, इसलिए इनके बारे में जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। आज से घरेलू गैस सिलेंडर का दाम बदल जाएगा क्योंकि कंपनियों ने 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए का इजाफा किया है। वहीं 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस की कीमत में 68 रुपए का इजाफा हुआ था। आज से प्रत्येक खाता धारक का पीएफ खाता आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। यदि आपका खाता आधार से लिंक नहीं है तो पीएफ खाते में आने वाला नियोक्ता योगदान रोका जा सकता है। इसके अलावा आज से मारुति की कारें महंगी हो रही है। पीएनबी बचत खातों में मिलने वाला ब्याज में कटौती करेगा। एक्सिस बैंक का चेक पेमेंट से जुड़ा नियम जीएसटी के नियमों में बदलाव हुए हैं। सितंबर से ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन अब महंगा होने जा रहा है। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखेंगे हमर बानी हमर गोट। नमस्कार।